नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड करके आप सभी को सूचना दी थी कि हम आपकी अंग्रेजी 10वीं बोर्ड की और 12वीं बोर्ड की तैयारी करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की। तो वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपकी प्रश्न बैंक में जो सेक्शन सी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, और उसमें विगत वर्ष के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उसमें से ग्रामर को ली गई है। और उस ग्रामर को लिया गया है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है और जो कि आपको लगे कि हाँ इनको पेपर में देना चाहिए, उनको इसमें लिया गया है। तो हम आपकी क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे, हर एक अनसीन पैसेज का, हर एक ग्रामर का, हर एक पार्ट का, नोट मेकिंग, समरी, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट होती है और इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ग्रामर और ट्रांसलेशन वाले पेज पर। यहाँ पर 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हिसाब से आपके 10 नंबर आने हैं, इनमें से ऐसा कहा जाए तो। उसके बाद और भी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन सबको हम देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके ये 15 क्वेश्चन करेंगे जो कि स्टार्टिंग में दिए हुए हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि इनमें ये आंसर क्यों आएगा। अभी तक आपको ये पता है कि बिटवीन आएगा, अमंग आएगा, ए आएगा, दी आएगा, सब आपको पता है, लेकिन क्यों आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट आता है या फिर आपको लगता है कि नहीं समझ में आया, देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कोई समझ में नहीं आती बात तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर देखिए, हम पहला फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि जो राम है वो बैठा है राधा और सपना के बीच में। तो बिटवीन का मतलब भी के बीच में होता है और अमंग का मतलब भी के बीच में होता है। तो यहाँ पर राधा एक है और सपना एक है। जब हम दो के बीच की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राम किसके बीच में बैठा हुआ है, राधा और सपना के बीच में। दो लोग हो गए। यदि चॉकलेट भी बांटनी है आपको राधा और सपना के बीच में, राम और श्याम के बीच में, देन आप बिटवीन का उपयोग करेंगे। यदि आपको लगता है कि दो से ज़्यादा के बीच की बात हो रही है तो फिर आप अमंग का उपयोग करेंगे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रंस, यानी कि इस मिठाई को सभी बच्चों के बीच में बांट दो। तो सभी बच्चे कितने होंगे, दो से ज़्यादा ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर दो बच्चे होती या फिर होते, देन कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू चाइल्ड्स, दो बच्चों के बीच में। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आधा और सपना दो है, दो के बीच में हमें बांटना है या फिर बैठा हुआ है, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिटवीन आ जाएगा। यदि दो से ज़्यादा की बात होती तो यहाँ पर अमंग आ जाता, यानी कि दोनों का अर्थ तो के बीच में होता है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए अमंग का उपयोग करेंगे और दो के बीच के लिए हम बिटवीन का उपयोग करेंगे। आई होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर सही क्या आ जाएगा, बिटवीन, क्योंकि दो के बीच की बात हो रही है। मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, जो आपका चांद होता है या फिर चंद्रमा होता है वो कैसे मूव करता है अपनी जगह से, धीरे धीरे और शांत तरीके से। तो यहाँ पर आप बताइए मुझे कि पूरे ब्रह्मांड में यानी पूरे यूनिवर्स में कितने चंद्रमा हैं। आप जो देखते हो वो एक ही है। तो आपको बताया गया था जब आप आर्टिकल पढ़ते स्टार्टिंग से कि जो भी चीज़ डेफिनेट है यानी निश्चित है और इस ब्रह्मांड में अकेली है, यूनिक है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके हम आगे हम आर्टिकल द लगाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मून आपका क्या है, यूनिवर्स में अकेला है और डेफिनेट है, निश्चित है, वो एग्जिस्ट करता है, आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका द आ जाएगा। ठीक है। अगला है आपका मंडे कम्स संडे, सोमवार जो है वो रविवार के कब आता है, बाद आता है। तो यहाँ देखिए, आफ्टर का मतलब होता है बाद और बिफोर का मतलब होता है पहले। तब खुद बताइए आप कि मंडे कब आता है, सोमवार कब आता है, संडे के बाद में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में, आफ्टर। मंडे कम्स आफ्टर संडे। फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है, वी ओबे आवर टीचर, हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर हमें हमारे टीचर की आज्ञा माननी चाहिए। तो यहाँ पर यदि ये यदि आप किसी व्यक्ति को सलाह देते हैं कि तुम्हें रोज़ रनिंग करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए या फिर तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, आप उसको सलाह देते हैं, तो यहाँ पर सलाह नहीं दी जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि टीचर की आज्ञा माननी चाहिए या फिर हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक जिम्मेदारी भी लगती है पर मजबूरी भी नहीं है। तो आपकी सलाह नहीं है, इसलिए इन तीनों का अर्थ होता तो चाहिए, ज़रूर चाहिए या चाहिए ही होता है, तीनों का सेम अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर आप सलाह नहीं दे रहे, इसलिए सूट नहीं आएगा। अब यहाँ पर आउट टू आ सकता है और मस्ट आ सकता है। यदि यहाँ पर आउट टू नहीं आता देन मस्ट यहाँ पर सही होता। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आउट टू आया हुआ है तो यहाँ पर आउट टू आएगा। अब आउट टू क्यों आएगा, क्योंकि मस्ट का उपयोग हम जब करते हैं जब आपकी मजबूरी हो या फिर कंपल्सन हो। कंपल्सन किसको बोलते हैं, जैसे कि आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, यू मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। क्लियर है। तो यहाँ पर आपकी मजबूरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते देन आपका चालान कट जाएगा, तो तब मस्ट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप अपने टीचर की आज्ञा का पालन करें या फिर ओबे यानी कि आप उनका सम्मान करें, उनकी बात मान लें, ये सब ज़रूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है। तो यहाँ पर मजबूरी नहीं होती है, लेकिन आपको बात लगता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है,
तब आप क्या करेंगे, आउट टू का उपयोग करेंगे जहाँ पर मजबूरी नहीं हो, और जहाँ पर आप बोलेंगे कि यार ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा वरना ये हो सकता है, देन मस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आउट टू यहाँ पर सही रहेगा। अगला है द बुक इज टेबल। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो देखो ये टेबल की सरफेस है और इसके ऊपर ये चीज़ रखी हुई है। तो जब भी किसी सतह के ऊपर कोई चीज़ टिक कर रखी हुई होती है तब आप उसके लिए ओन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अपॉन की बात हम कब करेंगे, जब हम बोलते हैं कि द केट जंप अपॉन द रेट, यानी बिल्ली जो है वो उसी सरफेस से, यानी कि एक प्लेन सरफेस था उस पर से या फिर उससे उस पर हायर, उससे हायर प्लेस पर वो कूद गई हो किसी चीज़ के ऊपर, तब आप अपॉन का उपयोग करते हैं। या फिर किसी परिस्थिति के ऊपर कोई चीज़ डिपेंड करती है तो कि इस पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर आना है, तो इसको अपॉन तो यहाँ पर आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो ये सरफेस है, वो सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, तो ये रखी हुई है किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी चीज़ रखी हुई है, तो उस चीज़ के लिए हम ओन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ओन आ जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, द बैग इज ऑन द टेबल, द पेन इज ऑन द टेबल, द ग्लास इज ऑन द टेबल, इस तरीके से। अगला है आपका 6 नंबर का, आई हैव रीड बुक्स। यहाँ पर आप देखिए मेनी है और मच है, दोनों का मतलब होता है पर्याप्त या फिर जितना की, है ना। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी है, पर्याप्त बुक पढ़ी है, अधिक बुक पढ़ी है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ सेम है, मैंने कई बुक पढ़ी है ना। मच मैंने कई बुक पढ़ी है, दोनों का अर्थ सेम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मेनी का उपयोग हम करेंगे जिन चीज़ों को गिना जा सके, क्या किया जा सके, काउंट किया जा सके। और मच का उपयोग करेंगे जिनको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल के साथ में। तो आप बताइए मुझे, ये बुक है यहाँ पर, तो बुक को गिना जा सकता है नहीं गिना जा सकता, गिना जा सकता है, 1 2 3 किया जा सकता है बुक को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पर मिल्क होता तो मिल्क को आप नहीं गिन सकते कि मेरे पास 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 4 मिल्क है, आप नहीं गिन सकते। देन यहाँ पर क्या आ जाता, मच आ जाता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वे सारे चीज़ें जिनकी मात्राएं हम किलोग्राम में, लीटर में इस तरीके से नापते हैं, वो सभी अनकाउंटेबल में आती है। जैसे कि आपका सोना हो गया, है ना, आपका मनी हो गया, या फिर आपका वाटर हो गया, आपका मिल्क हो गया, तो उनके आगे आप मच लगाएंगे। पेन, बुक, टेबल, फैन, ये सबको गिन सकते हैं, इनके आगे आप मैनी लगाएंगे, तो यहाँ पर मैनी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है फिजिक्स। आपको ए से एस देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये बहुवचन है, लेकिन फिजिक्स आपका भौतिक शास्त्र एक ही सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईज आ जाएगा। आपको ए या एस देखकर यहाँ पर आर नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि आर जो है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और आपका फिजिक्स तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स इज नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ईज आ जाएगा। अगला है आपका सी, एन एप्पल डेली। एन एप्पल डेली लिखा है, ये यहाँ पर कैसी है, आपकी महिला है या फिर या स्त्री है या फिर एक लड़की है, जो कि एक वचन है। तो एक वचन के साथ आपकी वर्ब की 5th फॉर्म आती है, ये तो आपकी हो गई वर्ब की 1st फॉर्म, और इसमें एस या एस लगाकर आप इसको सूटेबल वर्ब बना देते हैं ताकि वो सब्जेक्ट के हिसाब से सूटेबल लग जाए। तो आप सभी ने पढ़ा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब आपका सिंगुलर यानी एक वचन करता हो तब आप वर्ब में ए से एस लगाकर उसके आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाली आपका आंसर सही हो जाएगा। चेयर वाज बाय द स्टूडेंट, जो चेयर है वो स्टूडेंट के द्वारा तोड़ी गई। तो आप देखिए बाय द स्टूडेंट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो करता है वो बाद में लिया गया है, जिससे देखने पर ये लग रहा है कि ये पेसिव वॉइस है। और पेसिव वॉइस का सबसे बड़ा सा रूल ये है कि इसमें वर्ब की 3rd फॉर्म का उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की 3rd फॉर्म क्या है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको वाज देखकर यहाँ पर या तो फिर यदि आप टेंस के हिसाब से चल रहे हैं, क्या आपको लगता है ये टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूस, तो आप उसके हिसाब से यदि इसमें ब्रेकिंग लगाते हैं तो वो भी आपको नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये आपका बाय द स्टूडेंट है, इसका मतलब ये आपका क्या है, पेसिव वॉइस है, इसलिए ब्रोकन आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सी हर होमवर्क डेली, वह उसका होमवर्क रोज़ाना करती है। अब आपको देखने पर यहाँ लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर ना ही डू आएगा और ना ही डज आएगा, दोनों नहीं आएगा। लेकिन आप देखिए कि आपको हर एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ब यानी मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। ये हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आती नहीं, हम सभी जानते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमने पढ़ा था कि जब भी आपका सब्जेक्ट एक वचन हो उसके साथ में वर्ब के साथ ए से एस लग कर आता है, तो ये आपकी वर्ब हो गई और उसके साथ ए से एस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर डज आएगा। ये टेंस के हिसाब से नहीं आ रहा है, आप ये मत सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर वह अपना कार्य रोज़ाना करती है ना, होमवर्क यानी गृह कार्य करती है। तो करने के लिए जो वर्ब आ रही वो आती है इंग्लिश में, उसको हम डू बोलते हैं, और एक वचन के साथ ए से एस लग कर आता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब है, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि इसको नेगेटिव बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे,
सी, उसके बाद एक वचन के साथ क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि आपने पढ़ा है कि एक वचन वाला सब्जेक्ट होता है तो आपको उसके साथ क्या लगाना है, डज लगाना है, और बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है। तो जैसे इसको नेगेटिव बनाना है तो इसका बन जाएगा सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली, क्योंकि फिर बाद में इस डज में से एस या एस हट जाएगा। तो ये यहाँ पर थ्योरी लग रही है। चलिए यहाँ पर देखिए, सी सिटिंग द क्लासरूम, वह क्लासरूम में बैठी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। इन क्यों आएगा, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के अंदर हो पूरी तरीके से और उसके बाद में स्थिर हो, क्लासरूम में आप बैठ जाते हैं, सिंपल सी बात है। अब वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आप रनिंग करेंगे या फिर मूवमेंट करेंगे, आप बस बैठे हैं क्लासरूम में, तब इन आ जाएगा। और इंटो कब आएगा, जब आप मूवमेंट में हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस क्लासरूम में बाहर से प्रवेश कर रहे हो, है ना। क्या आई एम इंटरिंग इनटू द क्लासरूम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लासरूम में प्रवेश कर रहा हूँ। तो आप बाहर से क्लासरूम में अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, यानी गति अवस्था में है, तब इंटो आएगा। लेकिन अभी तो आप क्या है, क्लासरूम में बैठे हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। यानी कि जब गति अवस्था की बात आती है तब इंटो आता है, और जब आप साइलेंट अवस्था में बैठे हैं बिना मूवमेंट के, नो मूवमेंट हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे, मतलब कोई आपका हलचल नहीं हो रही है, आप बैठे हुए हैं, आपके हाथ में कोई चीज़ रखी हुई पूरी तरीके से, या आपके बैग में कोई किताब रखी हुई है, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ बैठी हुई है, तब आप क्या करेंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आई एम वेरी गुड इंग्लिश, तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए कि जब भी गुड आता है और बेड आता है तो इन दोनों के बाद हमेशा क्या आएगा, एट आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो सिंपल सी बात है, आई एम गुड एट इंग्लिश। अगर यहाँ पर बेड भी होता तो भी क्या आ जाता, एट इंग्लिश। यहाँ पर कोई अर्थ वाली बात नहीं हो रही, दोनों का अर्थ तो यहाँ पर होता है पर ये बताइए कि मैं इंग्लिश पर अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ इंग्लिश पर, कहीं से कहीं तक सूटेबल नहीं होता अर्थ के हिसाब से, इसलिए प्रीपोजिशन को कभी भी अर्थ के हिसाब से ना पढ़ें। तो यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर एट आ जाएगा। राम प्रिफर्स कॉफ़ी, जब भी आप मिल्क टी यानी दूध की बजाय चाय, कॉफ़ी की बजाय चाय, या चाय की बजाय कॉफ़ी, इस तरीके से आप कंपेरिजन करते हैं और उसके पहले आपको प्रीफर दिखता है तो आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। ये आपको याद रखना है, राम प्रिफर्स कॉफ़ी टू टी, तो इसलिए यहाँ पर देन की बजाय क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। मिल्क टू टी, वाटर टू टी, कंपेरिजन हो रहा है और साथ में यहाँ पर प्रीफर आया है, ठीक है। मोना डाइड मलेरिया, अब आपको लग रहा है कि मोना जो है मलेरिया से मर गई, तो आपको यहाँ से फ्रॉम अर्थ क्या दे रहा है, से आ रहा, तो आप तो लगा देंगे से, लेकिन नहीं, यहाँ पर आएगा ऑफ। मोना जो है मलेरिया के कारण जो है मर गई, मतलब इस बीमारी के कारण वो मर गई थी, तो ऑफ यहाँ पर इसलिए आया कि जब भी आप किसी भी डिजीज़ का नाम लिखते हैं तो उसके पहले आपका ऑफ प्रीपोजिशन ही आएगा, ये आपको याद रखना है। मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, कुछ भी होता है तो उसके पहले आपको ऑफ ही बताना था। यहाँ पर देखिए, ही इज एस डी एम, तो यहाँ पर आप इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा कर रहे हैं, एस डी एम। तो यहाँ पर आप देखिए, एस डी एम जब आप बोल रहे हैं तो ये आपका ए जो है ये वोवेल है, यानी स्वर है हिंदी का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ना कि यहाँ पर ए आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि व्यंजन है इंग्लिश का इसलिए ए आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं। आप उच्चारण करके देखिए, ही इज एस डी एम, तो एस जो हम बोल रहे हैं उसमें आपका स्वर आ रहा है हिंदी का, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एन, और हम उच्चारण हिंदी के अनुसार ही आर्टिकल का उपयोग करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके इसको शेयर करें अधिक से अधिक अपने दोस्तों में। आगे हम आपके कंटिन्यू रखेंगे और आपकी क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन करेंगे। अगला वीडियो आपको 12th इंग्लिश ग्रामर का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।